Hello dear student, welcome back to our channel सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनरीति, जिसको अंग्रेजी में फॉकवेज कहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सामाजिक प्रतिमान पे कि सामाजिक प्रतिमान क्या होता है। तो सामाजिक प्रतिमान के कौन कौन से टॉपिक देखे थे उसमें हम लोगों ने उसके अर्थ को देखा था। विद्वानों के अनुसार सामाजिक प्रतिमान की कौन कौन सी परिभाषाएं हो सकती हैं वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं। मैंने उस वीडियो के लास्ट में बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक प्रतिमान के प्रकार के बारे में यानी टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग सामाजिक प्रतिमान के प्रकार, अब कौन कौन से प्रकार हैं उसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रतिमान जो हैं उनका मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। जैसे सामाजिक प्रतिमान में पहला टॉपिक तो हमारा यही है जनरीति, लोकाचार, मूल्य, ठीक है, मूल्य, उसके बाद प्रथा, परंपरा, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जनरीति हो, लोकाचार हो, मूल्य हो, प्रथा हो, परंपरा हो, धर्म हो, वो सब क्या है? वो सब सामाजिक प्रतिमान के प्रकार हैं। तो उन्हीं सभी प्रमुख सामाजिक प्रतिमानों में से एक प्रमुख प्रतिमान है जिसको हम अंग्रेजी में फॉकवेज कहते हैं और जिसकी हिंदी होती है जनरीति। अगर हम जनरीति शब्द का ही अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो जन का मतलब होता है लोगों की, लोगों, ठीक है, या लोग, और रीति का मतलब है व्यवहार का ढंग, ठीक है। तो जनरीति का मतलब होता है किसी समाज विशेष के विशिष्ट समय में जो लोगों के व्यवहार करने की सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक ढंग होता है, सामाजिक तरीका होता है, उसी को हम सामान्य भाषा में जनरीति कहते हैं। तो अधिक देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनरीति शब्द का अगर बात करें, जनरीति शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले जनरीति शब्द का प्रयोग समनर ने किया था और उसकी पुस्तक का नाम फॉकवेज था। उनकी पुस्तक का क्या नाम था ये आप लोग याद रखिएगा। किस पुस्तक में समनर ने जनरीति शब्द का, तो जनरीति शब्द का भी इंग्लिश फॉकवेज होता है और उनकी पुस्तक का नाम भी फॉकवेज था। तो किसने? सबसे पहले W.G. समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में जनरीति शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं जनरीति क्या है। तो विभिन्न परिस्थिति में व्यक्ति जब किसी विशेष तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है तो इनमें से कुछ तरीके उसे उपयोगी प्रतीत होते हैं। वैसे तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बहुत से तरीके अपनाता है, लेकिन उन सभी तरीकों में से कुछ तरीके उसे उपयोगी प्रतीत होते हैं और कुछ अनुपयोगी प्रतीत होते हैं। तो व्यक्ति जिन तरीकों को उपयोगी पाता है भविष्य में वह उन्हीं तरीकों के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने का बार बार प्रयत्न करता है या प्रयत्न करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे व्यवहार करना उसकी आदत बन जाता, धीरे धीरे उस तरीके के अनुसार व्यवहार करना उस व्यक्ति की आदत बन जाता है। और यदि कार्य करने का यह ढंग
समूह के दूसरे सदस्यों के लिए भी उपयोगी प्रमाणित होता है। ध्यान दीजिए, यदि कार्य करने का यह ढंग मतलब जो उस व्यक्ति के लिए उपयोगी था, वह ढंग अगर समूह के दूसरे सदस्यों के लिए भी उपयोगी प्रमाणित होता है, तब उस व्यवहार को पूरे समूह की क्या मिल जाती है? स्वीकृति मिल जाती है। तो व्यवहार के उसी या इसी तरीके को ही हम सामान्य भाषा में जनरीत और अंग्रेजी में फॉकवेज कहते हैं। एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं। जनरीति जो होती है, इसका संबंध व्यक्ति के प्रति समूह की प्रत्याशाओं से है। यानी जनरीति का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के प्रति समूह कौन कौन सी अपेक्षाएं या प्रत्याशाएं रखता है, किस तरह से व्यवहार करने की आकांक्षा अपेक्षा रखता है, उसी को हम जनरीति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सामाजिक जीवन में हमारा समूह हमसे जिन सैकड़ों हजारों तरह के व्यवहारों की आशा करता है, अपेक्षा करता है, वे सभी व्यवहार हमारी जनरीतियां होती हैं। यानी जिस तरह के व्यवहार की आशा समाज करता है हमसे, वह व्यवहार ही हमारी जनरीतियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं कि प्रत्येक समाज में खान पान, स्वागत, विदाई, वेशभूषा, शिष्टाचार, सत्कार और सामान्य आचरण आदि के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति से कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों की आशा की जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भाई, आप जब अपने गांव घर परिवार में रहते हैं तो आपके यहां आपसे समाज के लोग, परिवार के लोग, नातेदार जो हैं, वो सभी आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि आपका व्यवहार, आपका खान पान किस तरीके से होगा, आप कोई आता तो उसका स्वागत कैसे करते हैं, जाते समय स्वागत करते हैं कैसे करेंगे, वेशभूषा आपकी कैसी होगी, शिष्टाचार में आप क्या करेंगे, सत्कार अतिथियों का कैसे करेंगे, या आपका जो सामान्य यानी ओवरऑल जो आपका बिहेवियर है, आचरण है, वह उस क्षेत्र में आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, इसकी अपेक्षा समाज अथवा समाज की एजेंसियां करती हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन प्रत्याशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार न करे, तो उसके लिए उसे कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जाता। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए जो अपेक्षा समाज रखता है, में कोई मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार आता है तो आप उसका स्वागत नहीं करते, तो इसके लिए कानूनी रूप से कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन समूह में उसे जिस तिरस्कार तथा व्यंग्य का सामना करना पड़ता है, वह शारीरिक दंड से भी अधिक कठोर होता है। तो जब आप उस प्रत्याशा के अनुसार यानी जनरीति के अनुसार व्यवहार नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में समाज के द्वारा आपका तिरस्कार होता है, आपको व्यंग किया जाता है, और उस व्यंग और तिरस्कार का सामना आप करते हैं, और वह जो तिरस्कार होता है वह किसी कानूनी शारीरिक दंड से भी अधिक कठोर होता है। यही कारण है कि बच्चों को आरंभिक जीवन से ही अपनी जनरीतियों के अनुसार कार्य करना सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों को जो सिखाया जाता है, बेटा ये करो, बेटा ये करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये जो जनरीति सिखाई जाती है, वही सब जनरीतियां जो सिखाया जाता है कि ऐसे करो, मतलब समाज जैसी अपेक्षा कर रखता है, समाज के लोग, परिवार, नातेदार उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो बच्चे को जो बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे उसी के जनरीति के अनुसार कार्य करो, और जब उसे सिखाया जाता है तो बड़ा होकर भी वह बच्चा बिना किसी प्रकार का तर्क किए हुए जनरीतियों का पालन करते रहते हैं। जैसे आपके परिवार में कोई नातेदार, मान लीजिए फूफा जी, मामा जी, नाना जी, दादाजी, जो भी हैं, जो कोई नातेदार हैं, अतिथि अगर कोई आ गया तो पहले क्या करते हैं, पहले आप उसको बैठने के लिए कोई उचित स्थान देते हैं, चाहे कुर्सी देते हैं, चारपाई देते हैं, तख्ता देते हैं, जो भी देते हैं। उसके बाद उसके जलपान यानी चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। अगर बड़ा है, परिचित है, तो उसका झुककर लोग प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, या जिस तरीके से भी करते हैं। आजकल के बच्चे हाय हेलो करते हैं, उनको वही बताया जाता है। तो जो भी तरीका है वो जनरीति है।
तो वो बताया जाता है, तो सबके साथ वही व्यवहार होता। ठीक है, तो वो बिना किसी तर्क के कि क्यों हम उनका पैर छुएं। छोटे बच्चे रहते तो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जब उनको वही सिखाया गया है तो उसी अनुसार वो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस दृष्टिकोण से समनर ने यह निष्कर्ष दिया कि जनरीतियों का संबंध किसी परिस्थिति में सही प्रकार का व्यवहार करने से है, यानी राइट वे टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, यानी जिस तरह की परिस्थिति है उस परिस्थिति में राइट वे क्या है रिस्पॉन्ड करने का, यानी व्यवहार का सही तरीका क्या है, सही प्रकार क्या है, उसी तरह का व्यवहार करना ही जनरीति कहलाता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा समनर कह रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि राइट वे टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इज कॉल्ड फॉकवेज, यानी जनरीति का संबंध किसी परिस्थिति में सही प्रकार का व्यवहार करने से है। आगे देख लेते हैं, समनर की परिभाषा है। समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में लिखा है कि जनरीतियों का तात्पर्य व्यवहार के उन प्रत्याशित और संचित तरीकों से है जो एक विशेष परिस्थिति में सामाजिक क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनरीति क्या है, तो वो बता रहे हैं कि यह व्यवहार का प्रत्याशित और संचित तरीका है। ठीक है, और यह किस लिए है, तो एक विशेष परिस्थिति में सामाजिक क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही यह जनरीति उत्पन्न होता है, कि किसी परिस्थिति में सामाजिक क्रिया को पूरा करने के लिए वह आवश्यकता महसूस की जाती है और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही उस जनरीति यानी फॉकवेज का उत्पन्न या उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली परिभाषा प्रोफेसर ग्रीन की है। प्रोफेसर ग्रीन ने अपने शब्दों में लिखा है कि जनरीतियों का तात्पर्य व्यवहार के उन तरीकों से है जो एक समाज अथवा समूह में सामान्य रूप से पाए जाते हैं तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो इन्होंने दो बात कही कि जनरीति क्या है, तो जनरीति व्यवहार का वह तरीका है जो एक समाज या समूह में सामान्य रूप से यानी हर जगह पाए जाते हैं तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, हस्तांतरित होते हैं, तो उसे हम जनरीति कहते हैं। तो क्या समझे आप लोग? आप लोगों ने समझा कि जनरीति का मतलब व्यवहार का वह तरीका जो सामान्य रूप से किसी समाज अथवा समूह में पाया जाता हो और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फॉकवेज कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम फॉकवेज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली परिभाषा जो है वो गिलिन और गिलिन की है। गिलिन और गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी, गिलिन और गिलिन की पुस्तक का क्या नाम है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गिलिन और गिलिन की पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। पुस्तक के लेखक कौन है, ये बार बार पूछता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक गिलिन और गिलिन है। तो गिलिन और गिलिन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जनरीतियां नित्य प्रति के जीवन में आचरण के वे प्रतिमान हैं जो साधारणतया समूह में अचेतन रूप से उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, अचेतन रूप से, यानी चेतन यानी जानबूझकर नहीं, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और बिना किसी पूर्व योजना या नियोजित विचारों के उत्पन्न हो जाते हैं। अरे भाई, आपके यहां कोई रिश्तेदार आएगा तो आप पहले से नहीं ना प्लानिंग करके रखेंगे। मान लीजिए कोई हम ही आपके घर आ गए तो आप अपने यहां जगह नहीं दीजिएगा बैठने के लिए, चाय पानी नहीं पूछिएगा, तो पहले से प्लानिंग तो है नहीं कि आएंगे तो ऐसा ही करेंगे। तो आचरण अचेतन रूप से उत्पन्न हो जाता है और बिना किसी पूर्व योजना के, बिना किसी पूर्व प्लानिंग के या विचार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं पेज देखिए क्या लिखते हैं। तो मैं कह रहा हूं पेज का नाम आया है तो इसकी पुस्तक, भाई नाम आए तो पुस्तक का नाम याद आना चाहिए। इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी, यानी समाज। सोसाइटी
तो यह अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखते हैं कि जनरीतियां समाज में आचरण करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं। कैसी विधियां हैं? तो आचरण करने की, व्यवहार करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं। क्या? जनरीतियां। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने देखा सामाजिक या जनरीति की जो परिभाषाएं थी विभिन्न विद्वानों के अनुसार, उसको हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग इस अवधारणा को यानी जनरीति को उसकी विशेषताओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, कोई भी अवधारणा हो, जब तक आप उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक विशेषताएं नहीं समझेंगे, तब तक उसको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो पहली यह विशेषता इसकी यही है कि जनरीति क्या होती है? जनरीति आचरण की स्वीकृत विधियां होती हैं। स्वीकृत विधियां का मतलब आचरण की वह विधि जो समाज द्वारा, किसके द्वारा स्वीकृत होती है? समाज द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित होती है, उसे ही हम जनरीति कहते हैं। ठीक है? और जनरीतियों के पालन करने की अपेक्षा एक समाज अपने प्रत्येक सदस्य से करता है, यानी यह एक प्रत्याशित आचरण का तरीका है, यह भी कह सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आचरण के सामान्य नियम। आचरण के सामान्य का नियम मतलब, कहने का मतलब यह है कि व्यवहार के जिन छोटे छोटे नियमों को समूह महत्वपूर्ण समझता है, वह जनरीति के रूप में उसे स्थापित कर देता है। जैसे दिन में 2 बार भोजन करना, सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना वगैरह वगैरह। तो ये प्रतिमान जो भी है वो सारी चीजें सामान्य नियम बन जाता है। यानी इसके लिए कोई बहुत डंडा लेकर रोज रोज नहीं, बच्चों को किया जाता है। बड़े होने पे तो आप सोचते उठते हैं, ब्रश कर लेते हैं। उम्मीद है सभी लोग ब्रश करते ही होंगे। चलिए अगला देखते हैं, सांस्कृतिक इकाई। जनरीति सांस्कृतिक इकाई, संस्कृति का एक अंग भी है, संस्कृति की एक इकाई है। ठीक है? क्योंकि चूंकि प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं। यही कारण है कि उसकी जो जनरीतियां हैं प्रत्येक समाज की, वह भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है? तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज की संस्कृति चूंकि भिन्न होती है, तो जनरीति भी हर समाज की अलग अलग हो सकती है। ठीक है? सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब जनरीति को सामूहिकता का गुण पाया जाता है। यानी जब, कहने का तात्पर्य यह है कि जब विचार करने अथवा व्यवहार करने या कार्य करने के ढंग को समूह के अधिकांश सदस्य, कितने, कौन कौन? अधिकांश। अधिकांश मतलब कुछ नहीं, मतलब अधिकतर लोग जब उसे आवश्यक मानने लगते हैं या स्वाभाविक आदत के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब जाकर उस विचार अथवा व्यवहार को जनरीति का रूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह है कि जो जनरीति है वो कोई वैयक्तिक अथवा जन्मजात गुण नहीं है, उसमें सामूहिकता यानी सामूहिक स्वीकृति का मिलना जरूरी है। अगली विशेषता है निरंतरता तथा स्थायित्व। निरंतरता तथा स्थायित्व का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी जो जनरीति होती है, फॉकवेज होता है, उसमें एक बार अगर वह जनरीति के रूप में स्वीकृत हो जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो वह एक लंबी अवधि तक यानी कंटिन्यूअसली एक लंबे समय तक सामूहिक जीवन को प्रभावित करता रहता है। ठीक है? और प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह अपनी जनरीति का पालन करे और अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को भी उन जनरीतियों को या जनरीतियों के पालन की सीख प्रदान करे। ठीक है? तो इस प्रकार जनरीति का पालन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ये इसकी 5वीं विशेषता थी। 6वीं विशेषता देखते हैं, परंपरा द्वारा निर्धारित। भाई जनरीति का निर्धारण किसके द्वारा होता है? परंपरा द्वारा होता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है कि अधिकांश जनरीतियां जो होती हैं वो लिखित होती हैं कि नहीं, बताइएगा। वो लिखित होती हैं कि अलिखित होती हैं? अरे भाई अलिखित होती हैं, मौखिक। भैया बड़ों का आपको प्रणाम करना चाहिए, ये कहीं किसी कानून की किताब में लिखा है?
कोई आपके घर आए तो उसको चाय पानी पिलाना चाहिए, किसी कानून की किताब में लिखा है? नहीं, तो अलिखित होता है। तो जनरीतियां जो होती हैं, अधिकांश जनरीतियां न तो लिखित होती हैं और न ही पुस्तकों के द्वारा इन्हें निश्चित रूप दिया जा सकता है, ठीक ना। तो जनरीतियों का रूप जो होता है प्रायः अलिखित होता है, यानी वो लिखित नहीं होती हैं, और परंपरा और मौखिक सीख के द्वारा यानी ओरल लर्निंग के द्वारा इन्हें प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। भाई देखो, इसके लिए आपको लिख पढ़ के नहीं, इसको मौखिक तरीके से बताया जाता है कि ये आपकी जनरीति, इस अनुसार आपको व्यवहार करना है। अगली विशेषता इसकी है कि विविधता। विविधता का तात्पर्य यह है कि विभिन्न समूहों में जनरीतियों का कोई सार्वभौमिक रूप नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुओं में शाकाहारी भोजन करना अच्छा समझा जाता है, जबकि पश्चिमी समाज की जनरीतियां मांसाहार के भोजन का विरोध कभी नहीं करती। तो शाकाहार मांसाहार मतलब विविधता पाई जाती, चाहे खान पान हो, वेशभूषा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सार्वभौमिक रूप कोई नहीं है जनरीति का, वो विविधता अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। अगला है उपयोगिता का गुण। उपयोगिता का गुण का मतलब भाई ऐसे समझिए कि कोई भी चीज अगर समाज अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा है, कौन स्वीकृति प्रदान कर रहा है? समाज अगर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह व्यवस्था या वह तरीका जिसे समाज ने अपनी स्वीकृति दी है, वह समाज की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर पूरा नहीं करेगा तो समाज उसको स्वीकृति क्यों देगा? ठीक है, तो समाज के द्वारा अगर वह स्वीकृत है तो जाहिर सी बात यह है कि उस जनरीति में उपयोगिता का गुण है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जनरीति में वह गुण होता है जिसके द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार या अलग अलग परिस्थिति या पर्यावरण में उसके साथ अनुकूलन कर सकता है, अनुकूलन कर पाता है। ठीक है, और जिसके पालन से व्यक्ति को स्वयं से लाभ मिलता है। भाई आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो आप भी कहीं जाएंगे तो आपके छोटे आपका सम्मान करेंगे। आपके यहाँ कोई आया उसको चाय पानी कराएंगे, तो जब आप उसके यहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहना नहीं पड़ेगा, हाँ बहुत बेकार आदमी रहेगा तभी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली विशेषता है अनुकूलन का गुण। अनुकूलन का गुण का मतलब जो जनरीतियां होती हैं, प्रत्येक समूह की जनरीतियां कुछ इस तरह से होती हैं कि वे अपनी स्थानीय विशेषताओं से अनुकूलन कर सके। ठीक है, मतलब स्थान के अनुसार उसमें अनुकूलन का गुण अलग अलग होता है, तो स्थानीय विशेषताओं से अनुकूलन कर सके, वो इसी तरह से वहां की जनरीतियों को विकसित किया जाता है। कहने के लिए, उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो जैसे गांव और नगर दो अलग अलग क्षेत्रीय समूह हैं, तो गांव और नगर की जो स्थानीय विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब गांव का व्यक्ति नगर में जाता है तो वो असहज महसूस करता है, गांव का व्यक्ति गांव में जाता है तो वो किसी तरह की असहजता महसूस नहीं किया जाता। ठीक है, अब भाई आप कहीं गांव के व्यक्ति हैं और आप किसी के यहाँ नातेदार यानी रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए और आप गए नगर में गए और वो भाई उसके ऑफिस का टाइम हो गया, वो समय से 9 बजे निकला और चला गया। आप दिन भर बैठ के मक्खी मार रहे हैं, हवा खा रहे हैं, है ना, टीवी देख रहे हैं, वो शाम को फिर 6 बजे आया वापस। अब आप तो नाराज हो जाएंगे। अगर यही व्यक्ति अगर गांव के बजाय नगर का रहता तो उसको पूरा पता भाई ऑफिस का टाइम हो गया, चला गया। अब गांव वाला गांव के यहाँ जाता है तो भाई खेती बाड़ी वगैरह होती है, लोग रहते हैं, समय देते हैं, और बहुत जरूरी है कोई रिश्तेदार आ जाता है छुट्टी मार देते हैं, नहीं जाएंगे ऑफिस, क्या करना है। बॉस को बोल देंगे कि भाई आज हमको हमारे यहाँ रिश्तेदार आ गए थे, और बॉस भी समझते हैं क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे जो है नातेदारी और जो भी सामाजिक जनरीतियाँ वगैरह, सामाजिक प्रतिमान वगैरह, उसका पालन करना पड़ता है, तो व्यक्ति इसलिए नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये था अनुकूलन का गुण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष जो सामाजिक प्रतिमान का अगला प्रकार है जिसको हम लोकाचार कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम लोकाचार कहते हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।